हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम फिजिक्स कर रहे थे और फिजिक्स में आपको पता है हमने न्यूमेरिकल वाले वीडियो पहले कर दिए थे और उसमें साउंड हम कर रहे थे। पिछले लेक्चर में आप देखा होगा कि साउंड यानी कि ध्वनि वाला चैप्टर हमने शुरू कर दिया था और उसका पार्ट नंबर 1 वीडियो है, पहले मैंने डाल दिया था और ये उसकी सीरीज़ में पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। और बहुत जल्द पार्ट 3 वीडियो आएगा। आप इसको अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे और आप कमेंट अच्छा करेंगे तो मैं बिल्कुल पार्ट 3 है बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। और रही बात गाइज बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का वीडियो भी आज आपको इवनिंग में पूरी कोशिश करूँगा बायोलॉजी का वीडियो आपको मिल जाए। तो पिछले लेक्चर में देख लिया था कि आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है और वेग क्या होता है, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे और हम सबसे पहले देखेंगे भाई तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी, वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में पहले देखते हैं। तो देखते हैं तीव्रता के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। और गाइज ये है ना चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले आप शिफ्ट देखेंगे तो गाइज एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए थे और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए तीव्रता क्या होती है कि भाई प्रत्येक सेकंड एकांक क्षेत्रफल होता है ना, उसमें गुजरने वाली जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको तीव्रता बोलते हैं। यानी कि इंटेंसिटी क्या होती है कि भाई प्रत्येक सेकंड कोई एकांक क्षेत्रफल है उससे कितनी ध्वनि ऊर्जा आपके जा रही है उसे बोला जाता है तीव्रता। और इससे मिलता जुलता एक और होता है प्रबलता, यानी कि लाउडनेस, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों में डिफरेंट ये पूछा जाता है कि भाई तीव्रता और प्रबलता दोनों में अंतर क्या होता है। तो गाइस जो तीव्रता होती है ना उसको हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो प्रबलता होती है उसको माप नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रबलता क्या होती है। प्रबलता का मतलब लाउडनेस। आपने देखा होगा जैसे आपका फ़ोन होता है तो फ़ोन में आवाज़ कम ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं इस साउंड को मतलब आपको ये दिख रहा होगा सिंबल, देखिए कि यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना कम ज़्यादा करना, इसको बोलते हैं प्रबलता। यानी कि इसको कम करेंगे तो आवाज़ कम आएगी, इसको ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसे बोलते हैं प्रबलता, यानी कि लाउडनेस, ठीक है। यानी कि हमारे जो कान होते हैं ना वो संवेदनशील होते हैं। तो हमारे जो कानों की संवेदनशीलता होती है ना, सेंसिटिविटी, कि भाई कितना सुन सकते हैं, उसी को ही बोलते हैं आपकी तीव्रता, यानी कि लाउडनेस। और आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है दोनों के बारे में कि आपकी जो प्रबलता है और तीव्रता में डिफरेंट है। वो यही होता है कि गाइज आपकी जो तीव्रता होती है उसको मेजर कर सकते हैं, बल्कि आपकी जो प्रबलता उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके सीधे रेलवे में पूछे जाते हैं। तो पहला फैक्ट देखिए, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरे फैक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला होता है तारत्व, यानी कि पिच क्या होती है, ठीक है। पिच के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए पिच क्या होती है, तारत्व क्या होता है। यह ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण ध्वनि बारीक या मोटी सुनाई देती है। अच्छा दिखाई थोड़ा गलत दिया। वह गुण होता है जिसकी वजह से आपकी ध्वनि होती है ना बारीक या मोटी सुनाई देती है। यानी कि आपको देखो कई बार आप आवाज़ सुनते हो तो किसी की आवाज़ भारी होती है, किसी की पतली होती है, ठीक है। तो ये आपका तारत्व कहलाता है, पिच होता है। आपको पता है महिलाओं की जो आवाज़ है थोड़ी हल्की होती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है। तो ये जो भारी होती है, हल्की होती है ना, ये आपके तारत्व की वजह से होती है, पिच की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से होती है, पिच की वजह से। अब देखिए अगला फैक्ट देखते हैं कि जो तारत्व होता है ना पिच, वो ध्वनि की आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आवृत्ति के ऊपर। यानी कि आवृत्ति अगर ज़्यादा होगी ना, देखिए आवृत्ति ज़्यादा है तो आपका पिच है वो ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई अगर किसी ध्वनि की जो आवृत्ति है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा है तो उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, है ना, घटेगा, बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना अगर तारत्व बढ़ता है ना तो आपकी आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट देखिए आवृत्ति ज़्यादा होने पर तारत्व क्या होता है, ऊंचा होता है। और जब ऊंचा होता है ना तो हमें क्या सुनाई देती है, ध्वनि बारीक सुनाई देती है ना। ध्वनि क्या होती है, बारीक सुनाई। जब महिलाओं की आवाज़ है ना उनका तारत्व क्या होता है, ऊँचा होता है। इस वजह से हमें उनकी आवाज़ है ना बारीक यानी कि पैनी सुनाई देती है। जबकि जो पुरुष होते हैं उनकी आवृत्ति क्या होती है, कम, तो तारत्व क्या होता है, नीचा। इस वजह से ध्वनि होती है ना वो मोटी सुनाई देती है, मतलब भारी सुनाई देती है, ठीक है। तो ये आपका होता है पिच। पिच के कारण आपकी जो ध्वनि होती है वो भारी और हल्की, है ना, इस प्रकार से सुनाई देती है। चलिए अगला जो फैक्ट है वो ये है कि आपका जो मच्छर होता है, मॉस्किटो, ठीक है, उनकी भिनभिनाहट होती है, ठीक है, उनका तारत्व ऊंचा होता है। इसलिए देखिए मच्छर अगर हमारे कानों के आसपास आके काटता है तो आवाज़ करता है, वो हम सुन लेते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। यानी मच्छर एक छोटी सी आवाज़ करता है वो हमको सुनाई दे जाती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि उसका तारत्व होता है ना वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि शेर की जो दहाड़ होती है, शेर की दहाड़ होती है ना उसका जो आपका पिच होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही नीचे होता है। इसलिए शेर की आवाज़ होती है ना बहुत ही भारी होती है, ठीक है। तो शेर की आवाज़ क्या होती है, बहुत ही भारी होती है। जबकि मच्छर की आवाज़ होती है बहुत ही क्या होती है, हल्की होती है, बोलेंगे पैनी होती है, ठीक है,
चलिए इसके बाद देखते हैं भाई प्रबलता होती है लाउडनेस, ठीक है, वो क्या होती है। लाउडनेस के बारे में आपको बताया था कि आप फ़ोन में आवाज़ बढ़ाते हो घटाते हो ना, इसी को लाउडनेस बोलते हैं। तो देखिए इसके बारे में और डिटेल से हम देख लेते हैं। देखिए प्रबलता ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है। आपको पता होगा कई बार धीमी सुनाई देती, जैसे भाई सीधी सी बात है, इस फ़ोन की आवाज़ में अगर बढ़ा दूंगा, देखो ये आवाज़ बढ़ा दी ना, तो आवाज़ अब कोई भी गाना चलाऊंगा इसके अंदर तो क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा। और अगर इसकी आवाज़ में कम कर देता हूँ तो सीधी सी बात है, जो गाना है वो कम सुनाई देगा, कम आवाज़ में सुनाई देगा। तो प्रबलता होती है ना, वो ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण ध्वनि तेज सुनाई देती है या धीमी सुनाई देती है। अब आपको ध्यान रखना है भाई, तेज कब सुनाई देगी और धीमी कब सुनाई देगी। तो देखिए आपके कोई ध्वनि है वो धीमी सुनाई देती है तो उसकी जो प्रबलता होती है ना, वो भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। धीमी तब सुनाई देगी जब उसकी प्रबलता क्या होती है, कम होती है। और तेज़ कब सुनाई देगी, जब उसकी प्रबलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, सीधी सी बात है भाई। ये प्रबलता मैंने देखो इसको फ़ोन की जो आपकी वॉल्यूम इसको 100% कर दिया, फुल कर दिया, तो अब इसकी जो आवाज़ होगी ना, इसके जो स्पीकर है उसकी आवाज़ फुल सुनाई देगी। लेकिन अगर इसको मैं बिल्कुल कम कर दूंगा तो सीधी सी बात है कि भाई जो आवाज़ है वो कम सुनाई देगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपकी प्रबलता यानी कि लाउडनेस, ठीक है। यानी कि अगर सीधी सी बात है कि भाई आपकी लाउडनेस ज़्यादा होगी तो ध्वनि तेज सुनाई देगी और लाउडनेस कम होगी तो ध्वनि स्लो सुनाई देगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि भाई ध्वनि होती है ना, ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, माध्यम के ऊपर। पहली बात तो कि भाई आवाज़ किस माध्यम से आ रही है, और दूसरा हमारी जो कान होती है ना उनकी संवेदना पर निर्भर करती है। कि कई बार आपको पता है कई लोग होते हैं वो कम सुनते हैं, ठीक है, जबकि हम तो बोलते समान है, लेकिन कोई पास वाला होता है वो कम सुनता है, कोई पास वाला ज़्यादा सुनता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे कानों में कुछ मैल तो नहीं भरा है या कान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इस वजह से भी हमको ध्वनि होती है ना वो कई बार क्या होती है, कम ज़्यादा सुनाई दी जाती है। चलिए इसके बाद में अगला फैक्ट देखते हैं भाई, जो आपका गुणता होती है ना, गुणवत्ताएं बोलते हैं कि टिम्बर, ठीक है, वो क्या होती है। तो देखिए गुणवत्ता ध्वनि का वह गुण होता है जिसके आधार पर हम दो समान तारत्व वाली, दो समान पिच वाली और दो समान लाउडनेस वाली ध्वनियों को विभेद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई दो समान तारत्व वाली तथा दो समान प्रबलता वाली ध्वनियों को विभेद करने के लिए विभेद कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गुणवत्ता के आधार पर, जो ध्वनि का गुणवत्ता गुण होता है ना उसके आधार पर। अब चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ एक तरह से ग्राफ के माध्यम से आपको कुछ बातें हैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए एक है लो पिच, एक है हाई पिच, यानी कि निम्न तारत्व और उच्च तारत्व। अब देखिए आपको स्पष्ट पता लग रहा होगा भाई निम्न तारत्व का मतलब क्या होता है और उच्च तारत्व का मतलब क्या होता है। देखिए निम्न तारत्व का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ये सुरंग और गर्त बन रहे हैं ना, ये आपके तरंग धैर्य ये दूर दूर है, लेकिन आप उच्च तारत्व में जाएंगे, देखिए पास पास है, बिल्कुल पास 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 पास, ठीक है। तो उच्च तारत्व और निम्न तारत्व में पता लग गया। अब हम देखते हैं भाई मृदु ध्वनि होती है, यानी कि आपके नीची ध्वनि यानी कि लो वॉल्यूम होती है, और एक होती है प्रबल ध्वनि, ठीक है, सॉफ्ट साउंड और आपके हार्ड साउंड, ये क्या होते हैं। तो देखिए आपकी जो साउंड होती है ना उसका आयाम देखिए कम है, इसको हम देखें तो आयाम देखो कम है, लेकिन इस वाले का आयाम देखो क्या है, ज़्यादा है। तो आयाम अगर ज़्यादा होता है ना तो ध्वनि होती है प्रबल, और आयाम कम होता है तो वो ध्वनि होती है आपकी मृदु, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, ध्वनि के बारे में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, फैक्ट नंबर 7 कि एकल आवृत्ति की जो टोन होती है, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति है वो क्या है, एक ही होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो गाइस उसको बोला जाता है टोन। क्या बोला जाता है, टोन। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई एक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे क्या बोलते हैं, टोन। अब भाई एक आवृत्ति को टोन बोलते हैं तो मतलब 2 या 3 आवृत्तियों वाली को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है ना उसको बोला जाता है स्वर। क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है, या इसको नोट बोला जाता है, नोट या स्वर। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एक आवृत्ति की ध्वनि होती है उनको बोलते हैं टोन, और एक से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उनको बोलते हैं स्वर, ठीक है। चलिए अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल अच्छे से, ठीक है। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है, किसी तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है। एक तरंग है उसकी आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है, तो यह 3.5 किलोमीटर दूरी तलने में कितना समय लेगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई दूरी आपसे पूछी है, ठीक है, कि भाई आपको दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करने में समय कितना लेगा। तो देखिए दूरी क्या होती है, दूरी होती है आपके समय इंटू आपकी गति, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, सीधी सी बात है। अब स्पीड हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास इस आपको अच्छा टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा तो टाइम क्या होगी, दूरी बटे समय। टाइम क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमको दे रखी है 3.5, लेकिन सर हम
वो दूरी बटे चाल क्या होती है, दूरी बटे चाल। तो सर चाल कैसे ज्ञात करें, तो पहले हमको चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको चाल है उसके बारे में संबंध बताया था। देखिए पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए यानी कि आपको जो आवृत्ति है उसका मान दे रखा है 4 किलो हर्ट्ज़, इसको लिख देंगे 4000 हर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको दे रखा है इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, तो लैम्डा का मान 17.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.175 मीटर आ जाएगा। वेग ज्ञात करने का सूत्र हमने पिछले लेक्चर में देखा था साउंड पार्ट 1 में कि भाई जो आपका v होता है वो लैम्डा म्यू के बराबर होता है। तो देखिए लैम्डा म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 इंटू 0.175 यानी कि जो आपकी स्पीड आ गई, ठीक है, तो यानी कि वो आ गई 700 मीटर प्रति सेकंड। और भाई दूरी कितनी चल रही है, 3.5 किलोमीटर। तो भाई अब निकाल लेंगे टाइम कि 3.5 किलोमीटर चलने में लगा गया समय, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी है, 3.5 किलोमीटर यानी कि 3500 मीटर, और भाग लगाएंगे 700 का तो आंसर आ जाएगा 5 सेकंड। यानी कि 5 सेकंड का समय लेगा आपके यहाँ पर 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में। चलिए सेम टू सेम ऐसा एक न्यूमेरिकल है, उसको भी हम कर लेते हैं। कोई ध्वनि है, उसकी आवृत्ति आपको दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज़ तथा इसकी तरंग दैर्घ्य उसका मान आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। तो पहले आपको पता है कि भाई समय ज्ञात करना है तो समय होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी तो आपको दे रखी है 1.5 किलोमीटर, तो पहले हम ज्ञात करेंगे चाल। चाल का मतलब वेग ज्ञात करेंगे। और वेग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए रहा वी, जो वेग ज्ञात करते हैं वी वो बराबर होता है म्यू लैम्डा के। तो म्यू का मान दे रखा है 2000 हर्ट्ज़ यानी 2 किलो हर्ट्ज़, और आपका लैम्डा का मान दे रखा है 35 cm, मान लो 0.35 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपका वेग, कितना आ गया 700 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आपसे पूछा कि भाई 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो सीधी सी बात है टी बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1500 बटे 700 बराबर 2.1 सेंटीमीटर, वो 2.1 सेकंड है, उसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई ये 2.1 सेकंड है वो लेगा इसको तय करने में। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल। देखिए किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज़ है। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे रखी है 220 हर्ट्ज़ है तथा इसका वेग आपको दे रखा है 440 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देख पहले हमको दे रखा है उसको लिख लेते हैं। भाई म्यू का मान दे रखा है आवृत्ति का, लिख लेते हैं 220 हर्ट्ज़। इसके बाद वी का वेलोसिटी यानी वेग दे रखा है आपको 440 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हम जानते हैं कि भाई वेग होता है ना वी, वो बराबर होता है आपके आवृत्ति के और आपके लैम्डा के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम आवृत्ति निकालेंगे ना, आवृत्ति नहीं हमसे पूछे तरंग दैर्घ्य याद करो, तो तरंग दैर्घ्य याद करेंगे तो क्या हो जाएगा वेग बटे आवृत्ति यानी कि वी अपॉन म्यू। तो 440 में 220 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा भाई 2 मीटर। क्या आ जाएगा आंसर, 2 मीटर। चलिए इसके बाद देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। और तो अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख रहे होगे ना तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर पता होगा कि पिछले 10-12 शिफ्ट से ये क्वेश्चन है वो लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि भाई जो आपकी ध्वनि होती है उसकी चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम के अंदर होती है, ठीक है। किस में होती है, एल्यूमिनियम में, और वो होती है 6420। इनको गाइज याद करना है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2018 में ये देखिए एल्यूमिनियम निकल का पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा जो समुद्री जल था उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है, और आपके वायु के बारे में पूछा गया था, ये तो पूछा ही गया था, ठीक है। ये 5 के R5 के बारे में तो पूछा ही गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक के बारे में पूछा गया था। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि भाई एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा चाल होती है ध्वनि की और होती है 6420, निकल में उसके बाद होती है 6040, स्टील में होती है 5960, लोहे में होती है 5950, ठीक है। इस पर पीतल में होती है 4700 मीटर प्रति सेकंड। ये सारे मान मीटर प्रति सेकंड में है। द्रव में अगर बात करें, द्रव में सबसे ज़्यादा होती है जल में, समुद्री जल में वो होती है 1531, आसु जल में होती है 1498, इथेनॉल में 1207, मेथेनॉल में 1103 और हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड, वायु में होती है 346 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु के अंदर 346 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन में होती है 316 मीटर प्रति सेकंड और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर होती है 216 मीटर प्रति सेकंड। तो ये पूछा गया था गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेना, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो एक सतह होती है, उस सतह से टकरा कर क्या होता है वो आपके वापस लौटता है। मान लीजिए ये सरफेस है और ये प्रकाश किरण आ रही हैं,
तो ये प्रकाश किरण क्या करती हैं, ये आ रही है ना, तो ये प्रकाश किरण आपके वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को बोलते थे हम प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ ध्वनि का परावर्तन है। तो जैसे आपका जो प्रकाश है वो टकरा कर वापस लौट जाता था ना, वैसे आपकी ध्वनि होती है ना, वो भी मान लीजिए आप किसी कमरे के अंदर हैं और आप दीवार के पास बोल रहे हैं, दीवार से टकरा कर आपकी ध्वनि है ना वापस आ जाती है। तो इस जो गुण होता है इसको बोलते हैं आपके ध्वनि का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए ये क्या होता है कि ध्वनि जब किसी ठोस या किसी द्रव से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ध्वनि का परावर्तन। अब इसके जो नियम होते हैं ना वो गाइस आपके प्रकाश के परावर्तन के समान ही होते हैं। पहला नियम आपको पता था, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और माध्यम, तो माध्यम पर अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ये आपके दोनों के दोनों नियम होते हैं ना, वो ध्वनि पर भी लागू होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं भाई प्रतिध्वनि क्या होती है, इको जो होता है वो क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए होता क्या है कि अब जब हम किसी परावर्तक सतह के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ना तो उस कुछ समय के पश्चात उसकी ध्वनि होती है ना वापस सुनाई देती है। आपने देखा होगा कहीं डीजे बजता है ना और आपके मकान के पास से, तो आपने देखा होगा कि मकान की दीवारें होती हैं उसकी आवाज़ को टकराकर वापस कुछ समय के बाद वापस सुनाई देती हैं। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। यानी कि देखिए जब हम किसी परावर्तक वस्तु के पास जोर से चिल्लाते हैं तो कुछ समय पश्चात वह ध्वनि वापस सुनाई देती है, इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है कि भाई स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि यानी कि जो आपकी साउंड निकली है, मान लीजिए डीजे साउंड निकली है वो, और परावर्तित ध्वनि है, ठीक है, जो हमको लौट कर सुनाई दे रही है, उसके बीच गाइज कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए। बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको जानना 0.1 सेकेंड ये मिनिमम आपके होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है 2018 में पूछा गया है कि भाई स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए आपके जो व्यक्ति है उसकी तथा आपकी जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2018 वाले शिफ्ट में। तो आपको ध्यान रखना है कैसे, देखिए पहला कि भाई दूरी याद करनी है। दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड आपकी जो वायु होती है ना उसकी होती है 344 अप्रोक्स मान लेते हैं। ठीक है, वायु के अंदर आपकी ध्वनि की चाल होती है 344 मान लेते हैं। ये आपके टेम्परेचर के अनुसार बदलती रहती है लेकिन मान लेते हैं 344। अब देखिए टाइम कितना लेते हैं, कम से कम भाई 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, तो गुणा कर देते हैं 0.1 से, तो कितना आ गया 34.4 मीटर। अब ये दूरी है ना 34.4 मीटर, ये गाइस दूरी है। मान लीजिए आपका जो डीजे चल रहा था उसकी आपके डीजे से और वो दीवार जहाँ से आपका जो आपकी परावर्तन हो रहा है ना उसकी जो टोटल दूरी होती है ना वो आपकी होती है ये 34.4। लेकिन आपसे ये पूछा है कि भाई जो व्यक्ति है वो कितनी दूरी पर स्थित हो उस परावर्तक पृष्ठ से, तो इसके लिए हम कर देंगे इस दूरी को आधा। तो भाई 37 वो आपके 34.4 इसको हम 2 को भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 17.2। कितना आ जाएगा 17.2। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि भाई स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए किसी व्यक्ति को उसके परावर्तक पृष्ठ से कितना दूर स्थित होना चाहिए, तो 17.2 मीटर। कितना होना चाहिए 17.2 मीटर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अनुरणन। अब आपको देख रहा होगा सर ये अनुरणन है क्या, कुछ नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। इसका नाम थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा है ना, रिवर्बरेशन। ठीक है, इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अब देखिए होता क्या है, जब हम किसी कमरे के अंदर कोई वीडियो शूट करते हैं या बोलते हैं तो वो आवाज़ हमको गूंज कर सुनाई देती है। आपने देखा होगा जैसे होता क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कमरे के अंदर से वीडियो बनाते हैं। तो आप भी कभी कमरे के अंदर से वीडियो बनाते हो तो आपको लगता होगा एक तो हम बाहर वीडियो बनाएं एक कमरे के अंदर वीडियो बनाएं, तो अंदर वाली जो वीडियो होती है ना उसमें साउंड आप देखेंगे तो गूंजती आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अनुरणन। क्या बोलते हैं, अनुरणन। तो देखिए परिभाषा देख लीजिए, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार यानी कि बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, मतलब वो ख़त्म नहीं होती। जैसे आप बोलेंगे हलो 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 तो वो वापस से रिपीट होती रहती है और धीरे धीरे क्या होती है वो लास्ट में जाके आपके उसकी जो गति है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी होती है अनुरणन। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई अनुरणन से बचने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, आपने जैसे बड़े यूट्यूबर आपको देखेंगे तो वो इसके लिए क्या करते हैं आपके अवशोषक पदार्थ काम में लेते हैं, जैसे कि संपीड़ित फाइबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई आपका अनुरणन होता है उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर,
पर्दे इनका उपयोग वो करते हैं, ठीक है। हम नहीं करते, हमारे पास इतना बजट नहीं है गाइस अभी, ठीक है, और इसलिए मैं वीडियो बाहर ही शूट करता हूँ, ठीक है, कमरे के अंदर शूट नहीं करता, ठीक है गाइस। तो ये हमारा है पार्ट 2 वीडियो। बहुत जल्दी हम पार्ट 3 वीडियो है वो लेके आएंगे, जिसमें हम देखेंगे भाई आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराध्वनि क्या होती है, पराध्वनि के उपयोग क्या होते हैं, अपश्रव्य ध्वनि, है ना, इनके बारे में हम देखेंगे। तो वो हम देखेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो कमेंट करके बताना आप, मैं बहुत जल्दी है वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।